इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फूड रिसोर्सेज के अंदर। जैसे हम जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें फूड की जरूरत होती है। फूड सप्लाई करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। हमारे जो भी हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं वो सारी चीजें हमें फूड प्रोवाइड करता है। ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, हेल्थ के लिए हेल्प करता है। और बोथ प्लांट और एनिमल जो है ये मेजर सोर्सेस हैं फूड के हमारे लिए। हम ऑब्टेन करते हैं बहुत सारे फूड्स को एग्रीकल्चर के थ्रू और एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं, ऑलवेज हमें करने पड़ते हैं टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो ये क्यों जरूरी है या क्यों नेसेसरी है कि हमें इतना सारा एफर्ट लगाने पड़े? क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते या क्यों नहीं बना सकते करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन को जितना लगने वाला है उस तरह से। इंडिया जो है बहुत ही पॉपुलस कंट्री मानी जाती है और हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, या कह सकते हैं मोर देन 1 बिलियन पीपल है, और ये स्टिल ग्रो होते जा रही है। की बात करें तो फूड जो है इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ही जल्दी हमें इससे ज्यादा फूड की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ क्या लिखा है, वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। हमें बहुत जल्दी इतनी रिक्वायरमेंट होने लगेगी, क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स हमें ग्रेन एवरी ईयर के लिए लगेगा। और ये जो है ये फार्मिंग के थ्रू करना, मतलब बहुत ज्यादा जमीन इसके लिए हमें लगेगी। पर इंडिया जो है ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है और इसी के रिजल्ट से हम बहुत सारे मेजर स्कोप जो है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अल्टर कल्टिवेशन हमारे पास में नहीं होते। मतलब हम जब तक लैंड को या लैंड के एरिया को नहीं बढ़ाएंगे तो कल्टिवेशन कैसे होगा? हमारे पास जितनी लैंड है कल्टिवेशन के लिए उस पर उतना इनफ फूड हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये नेसेसरी है कि हम इंक्रीज करें हमारे प्रोडक्शन एफिशिएंसी को, बोथ क्रॉप्स को और लाइव स्टॉक को। एफर्ट जो है टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन ये लेड करेगी सम सक्सेस को। कुछ सक्सेस हमें मिल सकता है सो फार, और हम ये जो है ग्रीन रिवोल्यूशन इसे हम कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करेगा इंक्रीज करने के लिए हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन को। हम जानते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में, जिसके कारण बेटर और मोर एफिशिएंट यूज एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो है हमें होता है। व्हाइट रिवोल्यूशन में मिल्क के बारे में बात हो रही है। हाउएवर ये रिवोल्यूशंस जो हैं इनका मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंसिवली यूज हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बैलेंस कंप्लीटली। हमारे बैलेंस को पूरी तरह से इम्बैलेंस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंक्रीज करें हमारे फूड प्रोडक्शन को विदाउट डिग्रेडिंग अवर एनवायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ मेंटेनिंग इट। मतलब ना तो हमें इसका बैलेंस को आपको मतलब डिस्टर्ब करना है, ना डिग्रेड करना है हमारे एनवायरमेंट को, और ये सब ना करते हुए भी आपको अपने प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है। Hence, there is a need of sustainable practices, और इसके लिए हमें कुछ sustainable practices की जरूरत पड़ेगी एग्रीकल्चर में भी और एनिमल हस्बेंड्री में भी। Also, simply increasing grain production जो होता है for storage of warehouse ये cannot solve the problem of malnutrition। malnutrition की प्रॉब्लम को storage of warehouse या storage जो होता है warehouse में ये solve नहीं कर सकते, hunger को ये solve नहीं कर सकते। people ने money जो है peoples के पास money होना बहुत जरूरी है ताकि वो परचेज कर सके फूड को। फूड सिक्योरिटी टोटली डिपेंड होती है बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर और एक्सेस टू ईट के ऊपर, है ना। पहली बात तो फूड उतना अवेलेबल होना चाहिए, और अगर अवेलेबल है तो आपके अंदर उसे खरीदने की कैपेबिलिटी या एक्सेस करने की पावर होनी चाहिए, है ना। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। हमारी मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उसके लाइवलीहुड के लिए। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। अगर इंक्रीज होगी इनकम, अगर पीपल की जो वर्क करें एग्रीकल्चर में, तो वो कम्बैट कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ हंगर को। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो अंडरटेक करनी चाहिए ताकि हाई यील्ड हमें मिल सके फार्म से। फॉर सस्टेन लाइवलीहुड किसी ने भी या पर्सन ने वन शुड अंडरटेक मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग करिए, इंटरक्रॉपिंग करिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज कीजिए, जिसका मतलब कंबाइंड एग्रीकल्चर कीजिए। मतलब लाइव स्टॉक भी है, पोल्ट्री भी है, फिशरीज भी है, बी कीपिंग भी है। ये सारी चीजों को एक साथ आप करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। पर एक क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये है कि हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं यील्ड ऑफ क्रॉप को और लाइव स्टॉक को। तो सबसे पहले देखेंगे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप यील्ड्स के अंदर इंप्रूवमेंट किस तरह से होगा? सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स और सोरगम ये प्रोवाइड करते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। पल्सेस की बात करें जैसे ग्राम, जैसे हम चना कहते हैं, पी, मटर, ब्लैक ग्राम, उड़द दाल, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल,
पिजन पी, अरहर, लेंटिल, मसूर, ये प्रोवाइड करते हैं हमें प्रोटीन। और ऑयल सीड्स की बात करें जिसके अंदर सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर आते हैं, ये सारे प्रोवाइड करते हैं हमें नेसेसरी फैट को। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये प्रोवाइड करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भी इनके अंदर होते हैं। इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स जैसे कि बेरसीम, ओट्स, सुदान ग्रास, ये रेस करते हैं हमारे फूड के लिए, मतलब ये फूड होता है लाइव स्टॉक के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्न है, उसके बाद में अलग अलग सीड्स है, क्यूमिन सीड्स हैं और चना है। इस तरह से डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर करता है डिफरेंट क्लाइमेट को, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। टेम्परेचर कंडीशंस, बाद में फोटो पीरियड जो होता है उनके ग्रोथ का वो डिफरेंट होता है, कंप्लीशन उनकी लाइफ साइकिल की अलग होती है। फोटो पीरियड्स रिलेट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट से। ग्रोथ ऑफ प्लांट और फ्लावरिंग ये डिपेंड होता है सनलाइट के ऊपर, एज वेल एज हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है मैन्युफैक्चर करते हैं उनके फूड को खुद ही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ अदर क्रॉप्स हैं जो ग्रो होते हैं रेनी सीजन्स में, जिसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, खरीफ सीजन में बनते हैं, जिसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, जो मंथ होता है जिनका जून टू अक्टूबर। और कुछ क्रॉप्स जो है वो ग्रो होते हैं विंटर सीजन में, जिसे हम रबी सीजन में कह सकते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं, जिनका ड्यूरेशन होता है नवंबर टू अप्रैल का। पेडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। वेराज व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं। इंडिया में 4 टाइम इंक्रीज हो गया है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1960 टू 2004 तक हम देखें तो, अगर ओनली 25 इंक्रीज हुआ है कल्टिवेबल लैंड एरिया में, है ना। मतलब इंडिया में अगर देखें तो पॉपुलेशन की बात करें या प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन की बात करें तो 60 से 2004 के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 4 टाइम्स बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे पास जो लैंड है वो सिर्फ 25% ही इंक्रीज हुई है। तो ये इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैसे अचीव किया गया, है ना। तो अगर हम देखें कि प्रैक्टिसेस जो इन्वॉल्व की गई थी फार्मिंग के अंदर, तो हम डिवाइड कर सकते हैं इनको 3 स्टेजेस के अंदर। जो फर्स्ट है उसमें चॉइस ऑफ सीड जो है आपकी प्लांटिंग की वो बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज जो है वो नर्चरिंग आपके क्रॉप प्लांट्स को, और थर्ड जो चीज है वो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप को लॉस होने से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। और ये मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो है वो इंप्रूव कर सकती है हमारे क्रॉप यील्ड्स को, और ये क्लासिफाइड की गई हैं इस तरह से: क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। पहले हम देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है। ये अप्रोच डिपेंड करता है फाइंडिंग क्रॉप वैरायटी के लिए जो गिव हमें करता है, जो देता है हमें गुड यील्ड। वैरायटीज और स्ट्रेन्स जो है क्रॉप की, ये सिलेक्ट की जाती हैं ब्रीडिंग के थ्रू। वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, जैसे डिसीज रेजिस्टेंस कैसा है उस सीड का, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, प्रोडक्ट क्वालिटी और हाई यील्ड। वन वे जो है इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए इनटू क्रॉप वैराइटीज, ये हाइब्रिडेशन भी है। हाइब्रिडेशन रेफर करता है क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। 2 डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग होता है, कह सकते हैं उनके बीच में नया फॉर्मेशन होने के लिए, कह सकते हैं कि मतलब उन दोनों के बीच में एक हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये क्रॉसिंग इंटरवर्टियल होता है, मतलब डिफरेंट वैराइटीज के बीच में होता है। इंटरस्पेसिफिक होता है 2 डिफरेंट स्पेसीज के बीच में सेम जेनस के, और इंटरजेनेरिक भी होता है, मतलब डिफरेंट जेनर्स के बीच में भी होता है। अनदर वे जो है इंप्रूव करने के लिए हमारे क्रॉप को, वो इंट्रोड्यूस कीजिए आप जीन दैट वुड प्रोवाइड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको जो डिजायर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स वो मिल जाए, इस तरह से आपको कुछ करना है, और ये रिजल्ट करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप के लिए अगर देखेंगे तो आपको उस तरह से नए वैरायटी ऑफ क्रॉप मिलेंगे, और ये नेसेसरी है कि वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड, है ना। जितनी ज्यादा वैरायटी होगी हाई यील्ड आपको मिलेगी डिफरेंट कंडीशंस में, जो फाउंड होती है डिफरेंट एरियाज में। Farmers would need to be provided with good quality seeds. Farmers के पास में good quality seeds होने चाहिए particular variety के, that is seed जो है should be the same variety and germinate under some condition, है ना। सेम कंडीशन में वो सीड कैसा होना चाहिए, जर्मिनेट होने के लिए तैयार रहना चाहिए, या वैसा होना चाहिए कि वो इजीली सर्वाइव कर सके। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और क्रॉप यील्ड जो है वो रिलेट करते हैं वेदर से, सॉइल क्वालिटी से और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से।
सिंस वेदर कंडीशन जैसे कि ड्राफ्ट या फ्लड सिचुएशंस की बात करें तो ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, वैरायटीज जो ग्रोन की जाती हैं डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो यूजफुल होती हैं। सिमिलरली वैरायटीज टॉलरेंट करती हैं हाई सॉइल सैलिनिटी को, हैव बीन डेवलप्ड। ऐसी वैरायटीज को आपको डेवलप करना है जो सॉइल सैलिनिटी या सॉइल के अंदर जो खारापन है उसे इजीली टॉलरेट कर सके। कुछ फैक्टर्स जो है जो वैरायटी इंप्रूवमेंट जिसके कारण होता है वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, जैसे हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़ में जितना आपने क्रॉप लगाया है उसमें आपको कितना ज्यादा यील्ड मिल सकता है वो आपको बढ़ाना है, वो आपको देखना है। इम्प्रूव क्वालिटी में क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट जो होता है वो वैरी करता है क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वीट, प्रोटीन क्वालिटी पल्सेस के अंदर, ऑयल क्वालिटी ऑयल सीड्स के अंदर और प्रिजर्विंग क्वालिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर। बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन ये गो डाउन होता है, कैन गो डाउन। अबायोटिक कारण भी हो सकता है क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है, जैसे डिसीज या इंसेक्ट्स या नेमाटोड्स उस पर लग जाएं। और अबायोटिक मतलब ड्राफ्ट या सैलिनिटी या वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रस्ट, ये सारी चीजें स्ट्रेसेस कर देती हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन। वैरायटीज रेजिस्टेंस जो होती है इन स्ट्रेसेस को ये इंप्रूव कर सकती है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मैच्योरिटी ड्यूरेशन में चेंज हो गया। ये फुल्ली ग्रोन जब होता है उसे मैच्योर कहते हैं। मैच्योर तब होता है क्रॉप जब वो पूरी तरह से बन चुका है या कह सकते हैं कि अब हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन में चेंज आना। शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिक इज द वैरायटी। जितना छोटा टाइम, जितना कम टाइम लगेगा उस क्रॉप को सोइंग से हार्वेस्टिंग होने में, उतनी इकोनॉमिकल वैरायटी हमें उसकी मिलेगी। और ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ करते हैं फार्मर को ताकि वो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप को लगा सके। अगर बहुत कम टाइम लगेगा क्रॉप को मैच्योर होने में, अगर एक साल में किसी क्रॉप को 4 महीने लगते हैं फुल्ली मैच्योर होने में, तो वो फार्मर क्या कर सकता है उस फील्ड पे सिर्फ 3 ही बार साल में, 4 मंथ आफ्टर 4 मंथ आफ्टर 4 मंथ, है ना। तो एक साल में 3 ही बार क्रॉप लगा सकता है, नया नया मल्टीपल क्रॉप्स लगा सकता है। बट अगर कोई क्रॉप है जिसको हम कहें कि पूरा मैच्योर होने में 3 मंथ्स लगते हैं, तो वो 4 टाइम्स क्रॉप लगा सकता है ना। तो एक तरह से इकोनॉमिकली हम देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी कारण शॉर्ट ड्यूरेशन रिड्यूस करता है कॉस्ट क्रॉप प्रोडक्शन को भी। अगर कम टाइम लगेगा तो आपको कम चीजें देनी है, कम पानी लगेगा, कम चीजें लगेंगी कम समय में। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक करता है हार्वेस्टिंग प्रोसेस को इजी और रिड्यूस करता है लॉस को ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। वाइडर एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो डेवलपिंग वैरायटीज जो होती हैं वाइडर एडेप्टेबिलिटी के लिए ये हेल्प करती है स्टैब्लिशिंग के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में। एक वैरायटी जो है वो ग्रो होती है अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट एरियाज में। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टॉलनेस या प्रोफ्यूज ब्रांचिंग जो होती है ये डिजायरेबल कैरेक्टर है फॉडर क्रॉप्स के। ड्वार्फनेस जो होता है ये डिजायर्ड होता है सीरियल्स के अंदर। सो लेस न्यूट्रिएंट जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं इन क्रॉप्स के थ्रू। और डेवलपिंग वेराइटीज जो है डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स की वो हेल्प करती है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंडिया में जैसे कि बहुत सारे अदर एज इन मेनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज जो है फार्मिंग रेंज जो है बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल से लार्ज तक होती है, वेरी लार्ज फार्म्स तक होती हैं। डिफरेंट फार्मर्स जो है मोर और लेस लैंड जिनके पास होती है। मनी की बात करें, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन या टेक्नोलॉजीज की बात करें, आपको डिफरेंट मिलेंगे वहां पे। कुछ फार्मर्स के पास काफी अच्छी मतलब पैसा भी है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजीज है, किसी के पास ये चीजों में कमी हो सकती है। इन शॉर्ट देखें तो मनी और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो फार्मर को अलग करती है कि वो डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को अपनाएं। देयर आर कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड, इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन है जिसमें हायर इनपुट्स और यील्ड्स आते हैं। दस फार्मर्स परचेसिंग कैपेसिटी जो होती है वो इनपुट डिसाइड करता है। मतलब इनपुट के लिए जो फार्मर की कैपेसिटी है वो किससे हमें पता चलती है, मतलब इनपुट आपको कैसे लगेगा उसके लिए परचेसिंग कैपेसिटी उस पर डिपेंड होती है। डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, और इसीलिए प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट लेवल पे। ये इंक्लूड करती है नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि फूड हमारे डेवलपमेंट, ग्रोथ और वेलबींग के लिए जरूरी होता है। प्लांट्स को भी रिक्वायर होते हैं न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड किए जाते हैं प्लांट्स में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और सॉइल के थ्रू। 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, और एयर जो है वो सप्लाई करती है कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाटर से मिलता है, सॉइल सप्लाई करती है अदर 13 न्यूट्रिएंट्स
प्लांट्स को। अमॉन्ग्स दिस 13 न्यूट्रिएंट्स 6 जो है वो रिक्वायर किए जाते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, और बाकी के जो हैं लार्ज क्वांटिटीज में ये लगते हैं, इसीलिए इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और अदर 7 न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्लांट्स के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज में लगते हैं, और इसीलिए हम इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। टेबल 15.1 में हमें न्यूट्रिएंट्स जो सप्लाई किए जाते हैं एयर, वाटर और सॉइल से वो दिए गए हैं। एयर हमारा सोर्स है जहां से हमें न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सॉइल से हम देखें तो मैक्रो और माइक्रो दोनों मिलते हैं। मैक्रो में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, while माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन ये सारे मिलते हैं। डिफिशियंसी अगर हो जाए इन न्यूट्रिएंट्स की तो ये इफेक्ट कर सकता है हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हमारे प्लांट्स के अंदर, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और ससेप्टेबिलिटी टू डिसीज। और ये इंक्रीज मतलब अगर हमको इंक्रीज करना है हमारे यील्ड को, तो सॉइल जो है वो एनरिच होनी चाहिए, सप्लाइंग ये न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर इतने भरपूर होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर हम इन्हें सप्लाई कर सकते हैं। मैन्योर की बात करते हैं। मैन्योर जो होता है उसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और ये सप्लाई करता है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट भी सॉइल में से मैन्योर के अंदर मिलते हैं, और सॉइल के अंदर प्रोवाइड करने का काम करता है ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी। मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा से और प्लांट वेस्ट से। मैन्योर हेल्प करता है इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट, सॉइल को न्यूट्रिएंट से भरने के लिए मैन्योर काम आता है, और ऑर्गेनिक मैटर से और इंक्रीज करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर के अंदर देखें तो ये हेल्प करते हैं इंप्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर को, और ये इन्वॉल्व करते हैं इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल के अंदर। क्लेई सॉइल की बात करें तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करता है ड्रेनेज के लिए और अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग के लिए। इन यूजिंग मैन्योर हम यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल्स को, जो एक एडवांटेजियस है इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम बहुत ज्यादा अगर फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो वो इनडायरेक्टली हमारी सॉइल को खराब कर सकता है, और इस चीज से बचने के लिए हम मैन्योर का यूज करते हैं। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम फार्म वेस्ट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल के बेस पे अगर देखें मैन्योर जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं एज कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। तो इस तरह से दो टाइप हैं। अब हम इसे देखते हैं। पहला हमारा कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। ये प्रोसेस जो होती है जिसमें फार्म वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा, जिसे हम काउडंग भी कहते हैं, काउडंग आता है इसमें, काउडंग है, वेजिटेबल वेस्ट है, एनिमल रिफ्यूज है, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, एराडिकेटेड वीड्स एक्सेट्रा, ये डिकम्पोज की जाती है पिट्स के अंदर। पिट्स हम कह सकते हैं एक छोटा सा कुआं टाइप बनाया जाता है, उसके अंदर इन सब चीजों को डाला जाता है और इसी को कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्ट बहुत ही रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर से और न्यूट्रिएंट्स के अंदर, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा होते हैं। कंपोस्ट जो है प्रिपेयर किया जाता है अर्थवॉर्म के थ्रू भी टू हैसन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ताकि वो अर्थवॉर्म, अगर आप इन चीजों में उसे भी डाल दें, अर्थवॉर्म को भी डाल दें कुछ, तो वो ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट करने में हेल्प करता है। प्लांट्स को बहुत जल्दी से वो डिकम्पोज करता है, एनिमल रिफ्यूज को करता है, और इसी को हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। ग्रीन मैन्योर की बात करें तो प्रायर टू सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स, मतलब हम सो करना चाहते हैं, सो जब करते हैं सीड्स को, उसके पहले अगर देखें तो कुछ प्लांट जैसे सन हेम्प या ग्वार जो है ये ग्रो की जाती है और देन मल्च की जाती है प्लगिंग के थ्रू सॉइल के अंदर। और ये ग्रीन प्लांट जो है इन टर्न ग्रीन मैन्योर जो है वो हेल्प करते हैं सॉइल को एनरिच करने के लिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम फिर सोइंग करते हैं क्रॉप सीड्स को, ताकि वो जो सॉइल है वो कैसी हो चुकी है, फुल्ली हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरी हुई होगी। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर सप्लाई करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और ये यूज किए जाते हैं टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स इसके कारण बहुत अच्छे आते हैं क्रॉप में, और ये हेल्दी प्लांट्स को ग्रो करता है या राइज करता है। फर्टिलाइजर एक फैक्टर है जो हायर यील्ड के लिए हाई कॉस्ट फार्मिंग की तरह यूज किया जा सकता है, जिसके कारण आपकी फार्मिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। फर्टिलाइजर ये सब अप्लाई होते हैं, केयरफुली हमें अप्लाई करना पड़ता है, अगर प्रॉपर डोज उसका जो है वो ना दें तो ये हमारे प्लांट को हार्म कर सकते हैं। प्रॉपर टाइम पे ऑब्जर्विंग प्री और पोस्ट एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस जरूरी हैं कंप्लीट यूटिलाइजेशन के लिए उसके।
फॉर एग्जाम्पल कभी कभी फर्टिलाइजर जो है वो वॉश अवे हो जाते हैं एक्सेसिव इरिगेशन के कारण, और कभी कभी मतलब वो फुल्ली एब्सॉर्ब नहीं हो पाते प्लांट्स के कारण, और ये एक्सेस फर्टिलाइजर क्या कर देते हैं, वाटर पोल्यूशन करने लगते हैं। इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। हम ये भी देखते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने देखा था कि कंटिन्यूअस यूज अगर हम फर्टिलाइजर का करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर होते हैं ये रिप्लेनिश नहीं हो पाते, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल के अंदर ये हार्म्ड होते हैं ये फर्टिलाइजर्स के थ्रू, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं इसलिए। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो है यूजिंग फर्टिलाइजर, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है यूजिंग मैन्योर फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, है ना। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट चाहिए तो आप फर्टिलाइजर का यूज करें, लेकिन आप अपनी खेती को या अपनी सॉइल को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हैं तो आप मैन्योर का यूज कीजिए। और ये व्हाइल एमिंग फॉर ऑप्टिमम यील्ड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। अगर आपको ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक फार्मिंग सिस्टम है जो मिनिमल या नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से बनी होती है, हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, और मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ या लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा जो होता है ये बायो एजेंट्स की तरह यूज करते हैं, जैसे कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन algae इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। नीम लीव्स और टर्मरिक स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज हम यूज करते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में, और ये हेल्दी क्रॉपिंग के लिए भी काम आता है। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम मतलब मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन जो है वो भी उसमें भी काम आता है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। और ये क्रॉपिंग सिस्टम जो है बेनिफिशियल होती है इंसेक्ट, पेस्ट और वीट कंट्रोल के लिए, बिसाइड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन क्या है, बहुत सारे एग्रीकल्चर्स इंडिया में जो है वो रेन फेड होते हैं, मतलब सिर्फ रेन पे डिपेंड होते हैं। दैट इज सक्सेस ऑफ क्रॉप जो है वो सारे एरिया में, हमारे इंडिया के काफी एरियाज में डिपेंड होते हैं टाइमली मानसून के ऊपर और सफिशिएंट रेनफॉल के ऊपर जो स्प्रेड होती है थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। और इसीलिए पुअर मानसून जो है उसके कारण बहुत सी बार ये हो जाता है कि क्रॉप जो है हमारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड होते हैं, और बारिश नहीं होगी तो क्रॉप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि क्रॉप्स जो है उन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है राइट स्टेजेस पे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ सीजन, है ना, ग्रोइंग सीजन में, और ये इंक्रीज कर सकते हैं एक्सपेक्टेड यील्ड को ऑफ एनी क्रॉप। और इसीलिए बहुत सारे मेजर्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अंडर इरिगेशन आ सके। एक और चीज यहाँ पे हमें दी है कि ड्राफ्ट जो है ऑकर होते हैं क्योंकि स्कार्सिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन रेन्स का होने लगता है। ड्राफ्ट पजेस करता है एक थ्रेड को टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज, जहां पर फार्मर्स जो है वो इरिगेशन के लिए कुछ और यूज नहीं करते क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और डिपेंड होते हैं फुल्ली सिर्फ रेन के ऊपर। लाइट सॉइल्स जो है उनके पास लेस वाटर होता है, रिटेंशन कैपेसिटी लेस होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लेस होती है, और इन एरियाज जहां पर लाइट सॉइल्स होती हैं क्रॉप जो है एडवर्सली अफेक्ट हो जाते हैं ड्राफ्ट कंडीशन से। साइंटिस्ट ने डेवलप किया था कुछ क्रॉप वैरायटीज को जो टॉलरेट कर सकती हैं ड्राफ्ट कंडीशन को भी, मतलब सह सकती हैं, ऐसे भी कुछ क्रॉप्स हैं। इंडिया वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेस इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, और हाईली वेरिड क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। और ऐसी कुछ कंडीशंस में सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं ताकि सप्लाई कर सके वाटर एग्रीकल्चर लैंड्स को, और ये डिपेंड होता है काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज पे जो अवेलेबल है। ये इंक्लूड करता है वेल्स, कैनल्स, रिवर्स और टैंक्स को। वेल्स की बात करें तो दो टाइप के वेल्स होते हैं, नेमली डग वेल्स और ट्यूब वेल्स। इन डग वेल वाटर कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्राटा, और ट्यूब वेल जो है वो टैप किया जाता है वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्राटा, एकदम डीप में उसे खोदा जाता है ट्यूब वेल को, बोरवेल जिसे हम कह सकते हैं, और वहां से पानी को लिया जाता है। फॉर दिस वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप्स, और पंप्स के थ्रू इस वाटर को ऊपर लाया जाता है और फिर इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। कैनल्स की बात करें तो ये यूजुअली इलेबोरेट और एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है, और ये सिस्टम में कैनल जो है रिसीव करती है वाटर को एक या एक से ज्यादा रिजर्वायर से या फिर रिवर्स से। मेन कैनल जो है वो डिवाइड किया जाता है ब्रांच कैनल्स के अंदर, फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती हैं उसकी, ताकि वो इरिगेट कर सके फील्ड को। रिवर लिफ्ट सिस्टम में इन एरियाज जहां पर कैनल फ्लो जो होता है वो इनएफिशिएंट या इरेगुलर होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज, लिफ्ट सिस्टम को बहुत ही रैशनल माना गया है। यहाँ पे वाटर जो है डायरेक्टली ड्रॉ किया जाता है रिवर्स से फ्रॉम सप्लीमेंटिंग इरिगेशन, वो एरियाज में जो एकदम क्लोज है रिवर्स के। टैंक्स, और ये स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर होता है जो इंटरसेप्ट करता है या स्टोर करता है रन ऑफ को स्मॉलर कैचमेंट एरिया से।
फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये इंक्लूड करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट, और ये इन्वॉल्व करते हैं बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स, जिसके कारण इंक्रीज होता है ग्राउंड वाटर लेवल में, और ये चेक डैम्स जो है स्टॉप करते हैं रेन वाटर को फ्रॉम फ्लोइंग अवे, है ना, बहने से बचाने का काम करते हैं चेक डैम्स, और रिड्यूस करते हैं हमारे सॉइल के इरोजन को भी। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो डिफरेंट वेज जो हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ये यूज किए जाते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। मिक्स क्रॉपिंग ग्रो किया जाता है जिसमें 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली एक सेम पीस ऑफ लैंड पे लगाए जाते हैं, जैसे वीट के साथ ग्राम लगा दिया, या वीट के साथ मस्टर्ड लगा दिया, या ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर लगा दिया। तो ये रिड्यूस करता है रिस्क को और गिव करता है हमें इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। अगर एक आध भी क्रॉप अगर उस लैंड पे आपने वीट और मस्टर्ड लगाया है तो एक क्रॉप अगर रिस्की है कि इसको शायद प्रॉपर यील्ड ना आ पाए, तो आपको ये रहेगा कि दूसरा क्रॉप तो पक्का आपका मतलब आपको प्रॉपर यील्ड दे सकेगा। इंटरक्रॉपिंग ग्रोइंग होता है जिसमें 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियस लगाए जाते हैं सेम फील्ड पे लेकिन डेफिनाइट पैटर्न में। कुछ रोज जो होती हैं एक क्रॉप की अल्टरनेटली लगाई जाती हैं फ्यू रोज इस तरह से सेकंड क्रॉप के साथ में। उसके बाद में फॉर एग्जांपल सोयाबीन के साथ मेज लगा दीजिए, या फिंगर मिलेट मतलब बाजरा के साथ में लोबिया लगा दीजिए, काउपी जिसे कहते हैं। क्रॉप जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं इस तरह से कि उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। ऐसे क्रॉप के साथ ऐसा क्रॉप लगाइए कि एक क्रॉप का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज्यादा हो और दूसरे का कम हो। मतलब ऐसा हो कि अगर कम आपके पास न्यूट्रिएंट है तो क्या हुआ, जिसको मिलने वाला था जिसको चाहिए उसने ले लिया, और जिसको कम मिला है वो कम पे भी सर्वाइव कर सके। ये इंश्योर करता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड जो होगा वो हो जाएगा, एंड आल्सो प्रिवेंट द पेस्ट। इसके कारण पेस्ट और डिसीज जो है जो स्प्रेड होंगे ऑल प्लांट्स पे ये भी नहीं हो पाएंगे, है ना। किसी एक प्लांट को अगर डिसीज लगने वाला है तो आपको पर्टिकुलर उतने प्लांट मतलब उतने एरिया में जितना अगर आप एक ही प्लांट लगाएंगे तो पूरा का पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो वो जो प्लांट है जिसके बाद बीच में आपने दूसरी लाइन लगाई है, फिर वापस से वो प्लांट की लगाई है, अल्टरनेट लगाई है, तो वो उतनी पर्टिकुलर एक लाइन पे अगर डिसीज लगा है तो वो सेकंड वाले क्रॉप पर या सेकंड बार फिर से, जैसे वीट पे लगा है मस्टर्ड पे नहीं है तो वीट से मस्टर्ड पे तो नहीं आएगा, वो मस्टर्ड वीट के डिसीज है तो वीट के ही इंसेक्ट है तो वो उस पे ही रहेंगे, तो वो दूसरे पर नहीं फैलेंगे। मतलब आपको एश्योरेंस रहेगा कि इतनी चीज तो आपकी खराब नहीं होगी। तो ये आपको बेटर रिटर्न दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप जो है ऑन पीस ऑफ लैंड इज प्री प्लांट सक्सेशन। ये प्री प्लांट सक्सेशन होता है क्रॉप रोटेशन का, और ये डिपेंड होता है ड्यूरेशन के ऊपर, या क्रॉप रोटेशन जो है वो डन किया जाता है डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस में। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर और इरिगेशन फैसिलिटी डिसाइड करती है चॉइस ऑफ क्रॉप को जो कल्टीवेट किया जाएगा एक के बाद दूसरा, है ना। जैसे ही आपने हार्वेस्टिंग किया, पहला क्रॉप निकाला मैच्योर होने के बाद, तो कौन सा क्रॉप लगाना है ये पहले से डिसाइड होता है। अगर क्रॉप रोटेशन डन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से तो 2 से 3 क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं एक साल में, गुड हार्वेस्टिंग के साथ में अच्छा मैच्योर क्रॉप आपको मिल सके इस तरह से। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं वो इन्फेस्टेड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ वीड्स से, इंसेक्ट पेस्ट या डिसीजेस से। अगर वीड्स या पेस्ट जो है वो कंट्रोल नहीं किए गए एक अप्रोप्रिएट टाइम में तो ये डैमेज कर सकते हैं हमारे क्रॉप्स को बहुत ही हाई लेवल तक, या पूरी तरह से हमारे जो क्रॉप है उसे लॉस्ट कर सकते हैं। वीड्स एक अनवांटेड प्लांट होता है जो कल्टीवेट होता है फील्ड के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथियम जिसे हम गोखरू कहते हैं, पार्थेनियम जिसे गाजर घास कहते हैं, उसके बाद में हम साइपेरिनस रोटुंडस जिसे होता है मोथा। ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से वीड्स होती हैं और ये कंप्लीट करती हैं, मतलब दे कंप्लीट फॉर फूड, वो कंप्लीट करते हैं फूड के लिए, स्पेस और लाइट के लिए। वीड्स टेकअप करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, सारे के सारे न्यूट्रिएंट को ले लेती है और रिड्यूस करती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप को, और इसीलिए रिमूवर ऑफ वीड्स जो है कल्टीवेटेड फील्ड से निकालना बहुत जरूरी है, रिमूव करना बहुत जरूरी है बिल्कुल अर्ली स्टेज में। मतलब आपने क्रॉप जस्ट लगाया है तो आप उसकी मैच्योरिटी का टाइम को आप मत मतलब उसके लिए रुकिए, अर्ली स्टेज में अगर आपको पता चल रहा है तो आप वीड्स को पहले ही रिमूव कर दीजिए ताकि वो हमारे क्रॉप की जो ग्रोथ है उसे रोक ना सके और इसेंशियल हमें मिल सके, गुड हार्वेस्ट हमें मिल सके। इसलिए जनरली इंसेक्ट पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं प्लांट को 3 वेज से, या तो वो कट कर देते हैं उनके रूट, स्टेम या लीफ को, या वो सक कर देते हैं सेल सैप को वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट से, या तीसरा वो बोर कर देते हैं, वो बोर हो जाते हैं स्टेम या फ्रूट्स के अंदर, और इसीलिए वो अफेक्ट करते हैं हेल्थ ऑफ क्रॉप को और रिड्यूस करते हैं यील्ड को।
डिसीज जो प्लांट के अंदर होता है वो कॉज किया जाता है पैथोजेंस के थ्रू, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी या वायरस। और ये पैथोजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, अंदर होते हैं और ट्रांसमिट किए जाते हैं सॉइल के थ्रू, वाटर या एयर के थ्रू। विड्स, इंसेक्ट डिसीजेस ये कंट्रोल किए जाते हैं वेरियस मेथड से। एक बहुत ही कॉमनली यूज मेथड जो है वो है पेस्टिसाइड की मेथड, जो इंक्लूड करती है हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को। ये केमिकल स्प्रेड किए जाते हैं क्रॉप प्लांट के ऊपर और यूज किए जाते हैं ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल के लिए। और इसीलिए एक्सेसिव यूज ऑफ ये केमिकल अगर आप करेंगे तो ये क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि ये जो है पॉइजनस होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को पॉइजनस बना सकते हैं, एनिमल स्पेसीज जो है उस पर इफेक्ट हो सकता है इसका, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हो सकता है। वीड कंट्रोल मेथड जो है इसके अंदर मैकेनिकल रिमूवल भी आता है। प्रिवेंटिव मेथड जैसे कि प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन जरूरी है, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स कीजिए, आप इंटरक्रॉपिंग कीजिए, क्रॉप रोटेशन कीजिए, ये भी हेल्प करेगा आपको वीड कंट्रोल में। कुछ अदर प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं इस पेस्ट के अगेंस्ट में वो यूज किए जाते हैं रेजिस्टेंट वेराइटीज के, और समर प्लगिंग जिसके अंदर फीड जो है वो प्लग की जाती है डीप इन समर, है ना, गर्मियों के सीजन में एकदम डीपली प्लग की जाती है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके वीड्स और पेस्ट से। यहाँ पे मैं टेबल दिया है 15.2 जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट दी हुई है। यहाँ पे मिल्क मतलब काऊ के मिल्क का फैट 3.60, प्रोटीन हमें उससे 4 मिलता है, शुगर 4.50, मिनरल 0.70, ये परसेंटेज है हमारे न्यूट्रिएंट्स के। वाटर 87.20 और विटामिन B1, B2, B12, D और E। इस तरह से आप इस चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज लॉसेस जो होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है ये वेरी हाई होता है जब भी स्टोरेज लॉस होता है एग्रीकल्चर में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जैसे कि बायोटिक फैक्टर की बात करें, बायोटिक में आते हैं इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स और बैक्टीरिया। अबायोटिक में इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर या टेम्परेचर आता है स्टोरेज की प्लेस पर, और ये फैक्टर कॉज करते हैं डिग्रेडेशन को उसकी क्वालिटी में, लॉस होता है उसके वेट में, पुअर जर्मिनेबिलिटी होती है, डिस्कलरेशन हो जाता है प्रोडक्ट का, और ये सारा का सारा लीड करता है हमारे पुअर मार्केटेबिलिटी को, मतलब आपके प्रोडक्ट की जो कीमत है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और ये फैक्टर्स जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू या सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अगर हम करें हमारे वेयर हाउस का। तो प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स जो है ये यूज किए जाने चाहिए जब ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं हमारे फ्यूचर यूज के लिए। उसके पहले हमें कुछ प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये इंक्लूड इसके अंदर होने चाहिए, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग हमारी होनी चाहिए ताकि हम वहां पर स्टोरेज जहाँ कर रहे हैं वहां पर क्लीनिंग जो है वो स्ट्रिक्ट हो, प्रॉपर ड्राइंग होना चाहिए सनलाइट के थ्रू वहां पर, और शेड बनाना चाहिए। फ्यूमिगेशन वहां पर जो है, फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल आपको वहां पर करना चाहिए ताकि वो पेस्ट जो है उन्हें किल कर सके। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री जो है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफ स्टॉक के लिए, जिसके अंदर वेरियस एस्पेक्ट जैसे कि फीडिंग, ब्रीडिंग, डिसीज कंट्रोल, ये सारी चीजें आती हैं। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड करती है कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, और इसी के कारण पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, और इसीलिए डिमांड जो है जैसे मिल्क, एग या मीट के लिए ये भी बढ़ती जा रही है। ग्रोइंग अवेयरनेस जो है फॉर द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, ये न्यू लिमिटेशंस जो है लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर वो ला रही है, और ये लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जो है इसके लिए इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी है। पहला हम देखेंगे कैटल फार्मिंग। कैटल हस्बेंड्री के अंदर ये दो पर्पज से डन होता है, एक मिल्क और एक ड्राफ्ट लेबर के लिए फॉर एग्रीकल्चर वर्क, जैसे कि टीलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग। इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पेसीज, 2 डिफरेंट स्पेसीज में आती है इंडियन कैटल, जिसमें आती है बॉस इंडिकस और काउ या बॉस बुबालिस मतलब बफेलोज में आती है। बफेलोज की कैटेगरी में बुबालिस है, कल काउस की कैटेगरी में इंडिकस है। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल जो है इन्हें मिल्क एनिमल कहते हैं, डेयरी एनिमल्स कहते हैं, वेल वो जो फार्म लेबर के लिए यूज होता है उन्हें ड्राफ्ट एनिमल कहते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड होता है कुछ एक्सटेंट तक ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड के ऊपर। इसका मतलब है पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द
बर्थ ऑफ अ काफ, है ना, जैसे ही बच्चा उनका फॉर्म होगा उसके बाद कितने दिन तक उनका जो ड्यूरेशन है मिल्क का फॉर्मेशन का, प्रोडक्शन का, वो होता है लैक्टेशन पीरियड। सो मिल्क प्रोडक्शन ये इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड जैसे कि जर्सी या ब्राउन स्विस की बात करें तो ये सिलेक्ट की जाती है लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के लिए, क्योंकि इनका लैक्टेशन पीरियड काफी बड़ा होता है। और लोकल ब्रीड्स की बात करें जैसे रेड सिंधी या सहीवाल, तो ये एक्सेलेंस रेजिस्टेंस इनके अंदर होता है डिसीजेस से बचने के लिए। ये दो जो है क्रॉस ब्रीड भी इनके अंदर की जाती है टू गेट एनिमल विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज, ताकि हमें ऐसा एनिमल मिल सके जिसके अंदर दोनों डिजायर्ड क्वालिटीज हो। प्रॉपर क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटीज जो है काउज और बफेलोज के लिए ये रिक्वायर्ड होती है ह्यूमन फार्मिंग के अंदर फॉर हेल्थ ऑफ द एनिमल एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क। एनिमल रिक्वायर करता है रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव द डर्ट, उनके ऊपर जो डर्ट है उसे रिमूव करने के लिए, उनके हेयर को लूज, डर्ट को रिमूव करने और हेयर को लूज करने के लिए। और ये शो कर मतलब इनके साथ में शेल्टर जो है वो भी होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स वहां पे बने होने चाहिए ताकि वो रेन से, हीट और कोल्ड से भी प्रोटेक्ट हो सके। फ्लोर ऑफ जो होता है कैटल का, जहां पर वो रहते हैं या खड़े होते हैं, वो कैसा होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए, ताकि जब आप उन्हें नहला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो जो पानी वहां पर है, अगर स्लोपिंग वहां पर रहेगा फ्लोर, तो वो पानी क्या हो जाएगा, वहां से बह जाएगा। तो वो जगह कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी, जिसके कारण वहां पर डिसीज होने के चांसेस बहुत कम होंगे। फूड रिक्वायरमेंट डेयरी एनिमल्स की वो दो टाइप्स के होते हैं, एक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जिसमें फूड रिक्वायर्ड होता है टू सपोर्ट द एनिमल टू लीव अ हेल्दी लाइफ जीने के लिए, वही मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट जो होता है जिसमें टाइप ऑफ फूड रिक्वायर होता है लैक्टेशन पीरियड में। एनिमल फीड उसमें इंक्लूड होता है रफेज जो लार्जली फाइबर्स से बना होता है, ऐसा खाना, और दूसरा कॉन्सेंट्रेट्स जो लो होता है, फाइबर उनके अंदर बहुत कम होता है और रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैटल के लिए, कैटल को बैलेंस रेशंस की जरूरत होती है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में मौजूद होना जरूरी है। और ऐसे इसके अलावा अगर देखें तो न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल के अलावा देखें तो कुछ फीड एडिटिव्स जो हैं जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रमोट करते हैं हेल्थ को, और मिल्क आउटपुट ऑफ डेयरी एनिमल्स को, ये बहुत जरूरी होता है। कैटल सफर हो सकते हैं नंबर ऑफ डिसीजेस से, जैसे जो डिसीज होते हैं इस कॉजिंग है डेथ के लिए भी, मतलब डेथ के अलावा देखें तो डिसीजेस जो है वो रिड्यूस भी कर देते हैं मिल्क प्रोडक्शन को। हेल्दी एनिमल जो है वो फीड होता है रेगुलरली और एक नॉर्मल पॉस्चर उसका होता है। पैरासाइट्स ऑफ कैटल जो हैं बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट लीव करते हैं ऑन द स्किन, मेनली कॉज करते हैं स्किन डिसीजेस को, और इंटरनल पैरासाइट नाम से हम जान सकते हैं कि वो इंटरनली होते हैं, जैसे वॉर्म्स अफेक्ट करता है स्टमक को, इंटेस्टाइन को, और फ्लग मतलब वाइल फ्लग जो होता है वो डैमेज करता है हमारे लीवर को। इन्फेक्शियस डिसीज ये कॉज होते हैं बैक्टीरिया से और वायरसेस से। वैक्सीनेशंस जो है, प्रॉपर वैक्सीनेशंस बहुत जरूरी है देना फार्म एनिमल्स को, ताकि मेजर वायरल या बैक्टीरियल डिसीज से वो बच सकें। पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग ये देखी जाती है ताकि ये की जाती है तो रेज कर सके डोमेस्टिक फॉल को एग प्रोडक्शन के लिए, चिकन मीट के लिए, और इसीलिए इम्प्रूव पोल्ट्री बीड्स जो होते हैं, ब्रीड जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, और फार्म जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं लेयर्स में फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है बिटवीन इंडियन मतलब इंडिजिनस फॉर एग्जांपल असील जो है, और फॉरेन की एक्सोटिक फॉर एग्जाम्पल लेगहॉर्न जो है, ये ब्रीड को वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट फोकस किए जाते हैं इनके ऊपर, ताकि वो न्यू वैरायटीज को डेवलप कर सकें डिजायरेबल ट्रेड्स के साथ में। और ये है वो डिजायरेबल ट्रेड्स जिसमें नंबर और क्वालिटी ऑफ चिक्स कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ड्रॉप बॉयलर पैरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, उसके बाद समर एडेप्टेशन कैपेसिटी और टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर उसमें होता है, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होता है, और लास्ट रिडक्शन उनके साइज में होता है, एग के साइज में, एग लेइंग बर्ड में, विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स, है ना, मोर फाइबरस वाले चीपर डाइट्स को फॉर्मुलेट कर सके एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट के थ्रू। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन की बात करें तो ब्रॉयलर चिकन्स जो होते हैं वो फेड किए जाते हैं विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड से, ताकि वो गुड ग्रोथ हो सके, गुड ग्रोथ रेट हो सके और बेटर फीड एफिशिएंसी हो सके। केयर उनकी जो है प्रॉपर देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, ताकि मोर्टेलिटी ना हो, और मेंटेन कर सके उनकी फीडरिंग को और केयर कैस क्वालिटी को। ये प्रोड्यूस होते हैं एज अ ब्रॉयलर एंड सेंड किए जाते हैं मार्केट में मीट पर्पस के लिए। गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स,
गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंक्लूड करती है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर को, हाइजीनिक कंडीशन को हाउसिंग के लिए, पोल्ट्री फीड के लिए, एज वेल एज प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डिसीज और पेस्ट के लिए भी। हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर जो होती है वो कुछ न कुछ डिफरेंट होती है, समवॉट डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू एग लेयर्स। द रेशन मतलब डेली फूड रिक्वायरमेंट जो होता है ब्रॉयलर्स का वो प्रोटीन रिच होना चाहिए एडिक्वेट फैट के साथ में, और लेवल ऑफ विटामिन ए और के जो है वो भी हाई होना चाहिए उसमें इन पोल्ट्री फीड्स। पोल्ट्री फोल सफर किया जाता है, नंबर ऑफ डिसीजेस से सफर होता है जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट और कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। ये नेसेसिटेट होते हैं प्रॉपर क्लीनिंग के लिए। सैनिटेशन आपको रखना जरूरी है, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट रेगुलर इंटरवल पे आपको करना चाहिए। एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन भी प्रिवेंट कर सकती है ऑकरेंस ऑफ दिस इन्फेक्शियस डिसीजेस का और रिड्यूस कर सकती है लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ डिसीज। फिश प्रोडक्शन की बात करें तो फिश जो है एक चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का फूड के अंदर, फूड के थ्रू। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड करता है फाइन ट्रू फिश को एज वेल एज शेल फिश को, सच एज प्रॉन्स या मोलस्कस हम देखते हैं वो। दो वेज होते हैं जिसमें ऑब्टेन कर सकते हैं फिश को, एक नेचुरल रिसोर्स के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें कैप्चर फिशिंग जिसे हम कहते हैं, और अदर वे जो है इसमें फिश फार्मिंग जिसे हम कल्चर फिशरी भी कहते हैं। वाटर सोर्सेज ऑफ फिश जो है वो आइदर सी वाटर या फ्रेश वाटर होता है, सच एज इन रिवर्स या पॉन्ड्स। फिशिंग जो है इसीलिए डन की जाती है कैप्चर और कल्चर दोनों तरीके से, फिश मरीन के अंदर भी और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी। मरीन फिशरीज की बात करें तो इंडिया में मरीन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड करता है 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्टलाइन एरिया और डीप सीज का एरिया जो होता है बियॉन्ड इट। पॉपुलर मरीन फिशेस वैरायटी जो है वो है पॉम्फ्रेट, मैकेरल, ट्यूना, सर्डिनस एंड बॉम्बे डक। ये जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर मरीन फिश हैं। मरीन फिश जो है वो कॉट की जाती है बहुत सारे काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स के थ्रू फ्रॉम फिशिंग बोट्स। यील्ड जो है वो इंक्रीज किए जाते हैं बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश इन एन ओपन सी। ओपन सी में स्कूल्स उनकी जो होती हैं लार्ज होती हैं और जिसके कारण यूजिंग सैटेलाइट और इको साउंडर्स के थ्रू वहां पर उनका कह सकते हैं यील्डिंग जो है वो इंक्रीज करते हैं। सब मरीन फिश जो है हाई इकोनॉमिक वैल्यू की होती हैं और ये फार्म की जाती हैं सी वाटर के अंदर। ये इंक्लूड करती हैं फिन फिशेस लाइक मिलेट्स, भेटकी और पर्ल स्पॉट्स, सेलफिश जैसे कि प्रॉन्स की बात की थी, मसल्स, ऑयस्टर और सीवीड। ऑयस्टर ये जो है ये कल्टीवेट किए जाते हैं फ्रॉम द पर्ल्स, फॉर द पर्ल्स दे मेक। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर फिश और मरीन वाटर फिश दी हुई है किस तरह से हैं। माइक्रोब्रैकियम रोजनबैगिट ये नाम है। उसके बाद में पेनाकियस मोनोडॉन ये हमारी मरीन फिश है। ये फ्रेश वाटर मरीन प्रॉन्स जो हैं वो दिए गए हैं। मरीन फिश जो है स्टॉक जो है इसका फर्दर डिप्लेटेड होता है और डिमांड जो है इसकी बहुत ज्यादा होती है, मोर फिश की डिमांड होती है और ऐसे कल्चर फिशरीज के थ्रू ही हम अपनी डिमांड को पहुंच सकते हैं, हम डिमांड तक पहुंच सकते हैं और ये प्रैक्टिस को हम मैरीकल्चर भी कहते हैं। इनलैंड फिशरीज की बात करें तो फिशेस फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड करता है कैनल, पॉन्ड, रिजर्वायर, रिवर। ब्रैकिश वाटर रिसोर्स जो है जहां पर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स किए जाते हैं जैसे कि एस्टोरस और लगून्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वायर्स हैं। वेल कैप्चर फिशिंग जो है ये डन किया जाता है इनलैंड वाटर बॉडीज के अंदर और यील्ड जो है यहाँ पर ज्यादा हाई नहीं होता। बहुत सारे फिश प्रोडक्शन जो हैं वो रिसोर्सेज के थ्रू होते हैं, मतलब इन रिसोर्सेज के थ्रू जो होते हैं वो एक्वाकल्चर भी कहते हैं। फिश कल्चर इज कभी कभी हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन के थ्रू भी किया जाता है राइस क्रॉप्स के साथ में, सो दैट फिश जो है वो ग्रो कर सके वाटर के अंदर पैडी फील्ड में। आप जानते हैं कि राइस की ग्रोन के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, राइस को एकदम पानी काफी भरा हुआ पानी होता है उसके अंदर राइस को ग्रो किया जाता है, तो उसी जगह पे साथ में वो फिश कल्चर भी करते हैं, उसी वाटर के अंदर वो फिश को भी ग्रो करते हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होता है। तो जितना ज्यादा मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग होगा ये डन किया जाता है कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम के थ्रू। बहुत लोकल और इम्पोर्टेड फिश स्पेसीज जो है वो यूज की जाती है, ऐसे सिस्टम्स में बनाई जाती है हम कह सकते हैं। ऐसे सिस्टम में कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पेसीज जो है वो यूज की जाती है एक सिंगल फिश पॉन्ड के अंदर और ये स्पेसीज जो है सिलेक्ट की जाती है ताकि ये compete ना करें अपने फूड के लिए, है ना। उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स होती है तो वो compete ना करेंगी और एज अ रिजल्ट फूड अवेलेबल जो होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड में इक्वली होता है, मतलब सारे फिशेस को सारा फूड इक्वली मिल सकता है।
एज कैटलास जो है एक सरफेस फीडर होती है, रोहूस फीड करती है मिडिल जोन में, और मृगल्स जो है या कॉमन क्रैब्स जो है बॉटम फीडर्स होती है, तो बॉटम में फीड करती हैं। ग्रास क्रैब्स फीड करती हैं वीड्स के ऊपर। टुगेदर दिस स्पीसीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कंपीटिंग विद ईच अदर। सबका लेवल ऑफ जो फूड है कंज्यूम करने का वो अलग अलग है। कोई फिश एकदम बॉटम में जाकर फूड को खाती है या यूज करती है, वाइल कुछ मिडिल में रहकर, कोई एकदम टॉप पर रहकर, और ये इंक्रीज करता है फिश शील्ड को पॉन्ड से। यहाँ पे हमें डायग्राम दी हुई है, ये है हमें कैटला, सिल्वर क्रैब, रोहू, ग्रास क्रैब, मृगल, कॉमन क्रैब, ये सारी की सारी फिश की डायग्राम यहाँ दी है। एक प्रॉब्लम जो है ऐसे कंपोजिट फिश कल्चर के साथ में वो है कि बहुत सारे फिश ब्रीड जो है आपको ड्यूरिंग मानसून आपको देखने को मिलती है। इवन इफ फ्रीज सीड जो है वो कलेक्ट किया जाता है उस वाइल्ड से, इट कैन बी मिक्स विद दैट ऑफ अदर स्पेसीज, लेकिन आपको क्या होगा, वो अदर स्पेसीज के साथ भी आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देखने को मिलेंगे। सो मेजर प्रॉब्लम फिश फार्मिंग में ये है कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड आपको वहां पर नहीं मिलता, और ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को वर्क करना पड़ेगा आपको इसके लिए कि ब्रीड जो है इस टाइप की फिश की पॉन्ड्स के अंदर हार्मोनल स्टिमुलेशन से बचने के लिए, हार्मोनल जो है उनके अंदर स्टिमुलेशन ना हो, इसके लिए वर्क करना पड़ता है। ये इंश्योर करता है कि सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड जो है वो डिजायर क्वांटिटीज में आपको कैसे मिल पाएगी। बी कीपिंग में हनी वाइडली यूज किया जाता है, और इसीलिए बी कीपिंग जो है ये हनी बनाने के लिए काम में आता है, इसलिए हम बी कीपिंग करते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्राइज में ही हम इसे मानते हैं। सिंस बी कीपिंग के लिए लो इन्वेस्टमेंट फार्मर जो है वो यूज किए जाते हैं, एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है ये तो। और इन एडिशन टू हनी, बी हीव्स जो है वो भी एक सोर्स है जिससे हमें वैक्स मिलता है, जो यूज किया जाता है बहुत सारे मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए। लोकल वेराइटी ऑफ बीज यूज किए जाते हैं कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए, जैसे अपीस कैराना इंडिका, अपीस कैराना इंडिका, कॉमनली नोन जिसे हम कहते हैं इंडियन बी, a dorsata, a rock bee, a flory, little bee, an Italian bee variety, a mellifera has also been bought, है ना। ये भी यहाँ पे किए जाते हैं और इंक्रीज करते हैं हनी के प्रोडक्शन को, और ये जो है वैरायटी ऑफ कॉमनली यूज कमर्शियल हनी प्रोडक्शन इनसे हमें होता है। इटालियन बीज जो है उनका हाई हनी कलेक्शन होता है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है कलेक्शन की हनी की, और ये स्टिंग करती है बहुत ही लेस। ये स्टे करती है बिहीव के अंदर लॉन्ग पीरियड्स तक, मतलब उनका जो बिहीव या घर बना होता है उसके अंदर बहुत टाइम के लिए रहती हैं, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही वेरी वेल ब्रीड करती हैं। कमर्शियल हनी प्रोडक्शन की बात करें तो बी फार्म्स जो है या पायरीज जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है। वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड करता है पास्चरेज के ऊपर, और फ्लावर अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर। उन्होंने किन फ्लावर्स से या कौन से फ्लावर्स उनको अवेलेबल थे जब उन्होंने नेक्टर किया, पोलन कलेक्शन के लिए या पोलन कलेक्शन किया, उस पर डिपेंड होता है आपकी क्वालिटी, आपके हनी का क्वालिटी। और इसके अलावा अगर देखें तो एडिकेट क्वांटिटी जो है पास्चराइज की वो भी डिपेंड करती है। काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। टेस्ट ऑफ हनी भी काइंड ऑफ किस तरह का आपको फ्लावर मिला है वो डिपेंड उस पर होता है। यहाँ पे दिया अरेंजमेंट ऑफ बी हिव्स अपायरी में, और हनी एक्सट्रैक्टर है ये, जहाँ पे हनी जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एपरेटस बना हुआ है। तो इस तरह से बी कीपिंग का कंसेप्ट होता है, और यहाँ पर हमने इस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, और ये सारे पॉइंट्स को इसमें कवर किया है।